देश में चुनाव हुआ, अभी बीता है और तीसरी बार मोदी जी फिर प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। हालांकि जनता ने तो अपने हिसाब से उन्हें नकार दिया था। वो जो बातें कह रहे थे कि 400 के पार और अब हम आएंगे तो देश की जनता हमें प्यार करती है और अब हम उसका भरपूर उद्धार करेंगे। अब तक जो थोड़ा बहुत कर पाए थे, जो थोड़ा बहुत बाकी बचा था, अब उसको हम पूरा कर देंगे। लेकिन जनता ने उनको नकारने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह नकार भी नहीं पाई। एन केन प्रकारेण इस बार मोदी की सरकार नहीं है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, इस बार एनडीए की सरकार है। अब वो बार बार कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार, लेकिन एनडीए की सरकार कैसे है, क्या है, ये सारी चीजें देखने लायक है। कुछ बैसाखियों पर टिकी हुई इनकी सरकार है। 240 के बल पर वो शायद वो नहीं कर पा रहे थे, हम वो नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये अपने तीसरे कार्यकाल का पहली बार फुल बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनकी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 23 तारीख को प्रस्तुत किया। अब इसको तरह तरह से इसकी समीक्षा की जा रही है। एक तो किसानों की इतनी लंबी मांग थी कि हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। मोदी जी की वित्त मंत्री ने समर्थन मूल्य तो दिया है, मोदी जी के कहने पर समर्थन मूल्य तो दिया है। जिन जिन लोगों ने इन्हें समर्थन दिया है उसका इन्होंने मूल्य दिया है। वो मूल्य कहाँ कहाँ दिया है तो सीधे दिखाई पड़ता है कि बिहार को दिया है और अपने आंध्र प्रदेश को दिया है, समर्थन मूल्य दिया, समर्थन का मूल्य दिया है। इसी तरीके से तमाम जो भी पिछले बजट में जो इनका था, जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से कहीं कोई बहुत हट करके चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि नहीं इनके ऊपर कोई दबाव है, जन दबाव है या इनके सहयोगियों का दबाव है या इनके जो इनके सहयोगी लोग हैं वो तो समाजवाद का नारा देते हैं, लेकिन कहीं से भी समाजवादी पृष्ठभूमि, समाजवादी दृष्टि, समाजवादी धारा, समाजवादी आर्थिकी उसमें से दिखाई नहीं पड़ती है। इसके पहले इन्होंने जीएसटी, भयंकर जीएसटी लगाया, कर्ज ये टैक्स का तरह तरह से टैक्स लगा करके और जनता का दोहन शोषण कर रहे हैं। लेकिन जिससे टैक्स लेते हैं उसकी भी सुविधाएं क्या देते हैं। जीएसटी इन्होंने लगाया, उसका भरपूर कटौती करती है जीएसटी में, लेकिन जीएसटी का वो जो रिफंड होना चाहिए वो आज तक नहीं मिला है। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में जो उनकी जीएसटी कटी थी उसका भी आज तक भुगतान नहीं हुआ है। आप माने जो सरकार के खाते में चला गया उसको आप पाने की उम्मीद मत कीजिए, और अगर आप कुछ अपेक्षा करते हैं, कुछ बोलने उड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके यहाँ ईडी भेज दी जाएगी, सीबीआई भेज दी जाएगी। तो वही चीजें कहीं कहीं से यहाँ पर भी आ रहा है। अपोजिशन, विपक्षी दल, टीएमसी और कांग्रेस और तमाम लोग इसको कह रहे हैं यह बजट कहीं ना कहीं से कुर्सी बचाने का बजट है। ये अपनी इनकी कुर्सी कैसे बची रहे इसके लिए बजट है। स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने की इनके सहयोगी दल मांग कर रहे थे, वो तो नहीं किया, लेकिन उन्हें भरपूर पैसा दिया और कि अपना जाइए आप कमाइए खाइए और इसमें बांट बूट के आप मस्त करेंगे। तो ऐसी हालत में अगर हम इसको ये कहें कि इस बजट में किसानों के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारों के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, आदिवासियों के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो कुल जो हटा करके इस बहस को हम इसका परीक्षण करेंगे कि क्या यह बजट जन विरोधी है, आम जन विरोधी है, या आम जनता के लिए इस बजट में क्या है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए हम अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं दिनेश के बोहरा साहब, आप वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, आप न्यूज टाइम के आप संपादक हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमार जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ काशी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं प्रोफेसर आनंद दीपायन, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस के ये प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं किसान नेता इंद्रजीत जी, आप अखिल भारतीय किसान सभा के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं,
और जो लंबा आंदोलन चला था किसानों का और आज की तारीख तक चल रहा है, उसके अग्रणी नेताओं में है। आपका भी स्वागत है इंजीत जी, और हमारे साथ बम्बई से जुड़ी हैं प्रेरणा जी। तो हम शुरुआत में ही हम चलते हैं अपने साथी के दिनेश के बोहरा साहब के पास। बोहरा जी, इस पूरे बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? इस बजट को में किसके लिए, किसके हितों की बात की जा रही है और इससे कौन किसको लाभ ज्यादा मिलने की उम्मीद आप देख रहे हैं? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। बहुत बहुत नमस्कार और आभार आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इतने वरिष्ठ पैनल के साथ मुझे बात करने का मौका दिया। बजट को किस आईने में देखा जाए? जिस व्यवस्था से मैं आया हूं वहां पर बजट को 4 आईनों में देखा जाता है। पहला आईना है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। दूसरा आईना है प्राइवेट एक्सपेंडिचर, यानी कि जिसको प्राइवेट कैपेक्स भी कह सकते हैं। तीसरा आईना है प्राइवेट कंजप्शन, जो आप और मैं खर्चा करते हैं, जो करीब करीब 58% हमारी जीडीपी का है। और चौथा पहिया अर्थव्यवस्था का एक्सपोर्ट्स है, जहां पर हमारा देश गुड्स को या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है। आप ये समझिए कि एक जंबो जेट के 4 इंजन हैं और पिछले 10 साल से हमारा देश या हमारा एयरक्राफ्ट एक इंजन के ऊपर फ्लाई कर रहा है। दैट इज ए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कैपेक्स सिर्फ। प्राइवेट बिल्कुल डेड है। छोटा मोटा अगर कहा जाए, कभी कभी कहा जाता है कि ग्रीन शूट्स आर इमर्जिंग, लेकिन वो ग्रीन शूट्स ही रह जाती हैं, उसके आगे कुछ आता नहीं है। प्राइवेट कैपेक्स क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि आपके और मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर किसी के पास कुछ पैसा आ जाता है तो सरकार छोड़ती नहीं है, वो उससे छीन लेती है। यानी कि जिसके पास है उससे और ले लो, तो आपके पास कुछ बचता नहीं है। तो जो स्वीपिंग डायरेक्ट टैक्सेस आए हैं इस बार, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हों या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के हों या फ्यूचर एंड ऑप्शंस के हों या फिर इंडेक्सेशन को कैंसिल करने के हों या कई और जो सारे प्रोविजंस आए हैं, ये सारे प्रोविजन आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब मेरी जेब में पैसे नहीं है तो मैं खरीदारी नहीं कर सकता। जब मैं और खरीदारी नहीं कर सकता तो प्राइवेट इंडस्ट्री वाला अपनी फैक्ट्री क्यों लगाएगा? ऑलरेडी उसके पास 100 की कैपेसिटी में 70 पे काम कर रहा है। 100 बिस्कुट बना सकता है तो दिन में 70 बिस्कुट बनाता है, क्योंकि 60 बिकते हैं। सरकार कहती है कि आप और लगाओ और 50 बिस्कुट और बनाने की फैक्ट्री लगा लो। कहता है सर मेरे 70 नहीं बिक रहे, वो आइडल कैपेसिटी, तो मैं उसका क्या करूं? तो ये एक चेन बन जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है खरीदार, तो डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है तो प्राइवेट कैपेक्स नहीं है। प्राइवेट कैपेक्स नहीं है तो फिर वो ग्रोथ जो होनी चाहिए वो आपको नजर नहीं आएगी। यानी कि जो प्राइवेट कंजप्शन है वो स्टैग्नेंट हो जाती है। एक्सपोर्ट सारे के सारे जो चौथा इंजन है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे है। एक हमारे साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक इस बात का है कि फंडामेंटली वी आर नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, वी आर ए सर्विसेज इकोनॉमी। मैंने अक्सर बहुत सारे लेख लिखे हैं अखबारों में भी और वैसे भी कई प्रोग्राम में बात करता हूं, मेरे एपिसोड्स भी हैं, कि इंडिया इनहेरेंटली पिछले कई दशकों से एक व्हाइट कॉलर इकोनॉमी बन चुका है। हम ब्लू कॉलर इकोनॉमी नहीं है। दुनिया में जितनी भी समृद्ध देश जो है, अमेरिका हो, यूरोप हो, कोरिया हो, चाइना हो, जापान हो, ये सब फैक्ट्रियों से उपजे हुए लोग हैं। ये क्या कहते हैं ना कि ब्लू कॉलर इकोनॉमी से उपजे हुए लोग हैं। हमारे लोग क्या है कि अपने हाथ ग्रीस में बॉयलर सूट पहन के खराब नहीं करना चाहते। वो नहीं करेंगे तो इनोवेशन नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा तो इन्वेंशन भी नहीं होगा, तो आप कुछ इनोवेट कर नहीं पाएंगे। अब 75 सालों में ये करीब करीब पहला बजट ऐसा हो गया जिसमें शायद मैंने देखा कि सरकार ने एक साल में इतने ज्यादा टैक्सेस ले लिए हों। अब मैं सिर्फ केंद्र सरकार के जो नेट उनका रेवेन्यू उसकी बात करूंगा, अभी बाकी जो रेवेन्यू है उसकी बात नहीं करूंगा। 27,28,000 करोड़ के टैक्सेस पिछले साल के, और इस बार होंगे 31,29,000। 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ के टैक्सेस एक साल में निकालते हुए जनता से मैंने कभी नहीं देखा सर। मैं उसके अंदर अभी बाकी जो एसजीएसटी के रूप में जो निकाला जा रहा है उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, जो स्टेट का जीएसटी है या आईजीएसटी है उसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं। तो 4 लाख करोड़ आपकी पॉकेट से निकाल लिए जाते हैं एक साल के अंदर।
मैंने तो किसी बजट में 4 लाख करोड़ का टैक्सेशन करते देखा नहीं। और फिर कहा जाता है कि हमारा 14.8% का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। तो पैसा किसकी पॉकेट से आ रहा है? वो निर्मला सीतारमन जो पार्लियामेंट में जोर जोर से कह रही थी कि हमने देखो 17,500 करोड़ की कंसेशन दे दी डायरेक्ट टैक्सेस में, पर ये बताने से भूल जाती कि हमने लोगों से 4.25 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ पॉकेट से निकाल ली उनसे। अल्टीमेटली इतनी बड़ी रॉबरी, इतनी बड़ी लूट, क्या हमारे वेजेस इतने बड़े थे? क्या हमारा जो पर्सनल जो फाइनेंस है वो इतना बड़ा है कि आप हमसे 4.25 लाख करोड़ और ले जाओ? नहीं। इसका मतलब आप पैंट और शर्ट तो पहले उतार चुके थे, इस बार आपने बनियान भी उतार ली है। और फिर आप चाहते हैं कि हम एक पट्टा लगा के घूमे, वी आर ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। दिस इज नॉट पॉसिबल सर। ये एक मुद्दा आता है जो उसमें से निकलता है बजट में से। दूसरा मुद्दा जो माइक्रो प्रिंट के अंदर आता है, क्योंकि मैं हमेशा माइक्रो प्रिंट की बात करता हूं। मैं वैसे भी बजट का ही आदमी रहा हूं और व्यवस्था से आदमी रहा हूं, तो मुझे जो माइक्रो प्रिंट्स आते हैं बजट के और उसके अंदर जो सुपर माइक्रो प्रिंट्स आते हैं, मुझे उसके अंदर ज्यादा दिलचस्पी होती है। सारी कहानी वहां छुपी होती है। माइक्रो प्रिंट आपको असली पिक्चर बताते हैं कि भाई जो बताया जा रहा है और जो छुपाया जा रहा है वो क्या है। इन पन्नों में जो 25 पेज का डॉक्यूमेंट है, इनमें वो बताया जाता है कि छुपाया क्या जा रहा है। अब यहां से कहानी क्या निकलती, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 लाख करोड़ तो आपसे वो वसूल कर रहे हैं। यहां से कई और डेटा ऐसे निकलते हैं जो आपको आश्चर्य में डाल देते हैं। जो माइक्रो प्रिंट है वो क्या कहता है, भारत के अंदर जो एक आत्मनिर्भर भारत का एक कैंपेन चल रहा था, मेक इन इंडिया का कैंपेन चल रहा था, जहां पे भारत को विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की बात चल रही थी, उसको 180 डिग्री पे रिवर्स कर दिया गया सर। यही थोड़े समय पहले की बात थी, यही सरकार थी जिसने लैपटॉप बनाने के ऊपर लाइसेंसिंग कर दी थी सर। आपको बताऊं मैं, अचानक से ऐसा क्या होता है कि आप 4 बहुत बड़े क्षेत्र ऑलमोस्ट 0% कस्टम ड्यूटी पे ले जाते हैं? ऐसा क्या हो गया? कोई तूफान टूट पड़ा? क्या हो गया? रेयर अर्थ एलिमेंट्स तुरंत सारा का सारा शून्य कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर। स्वीपिंग चेंजेस है कस्टम्स ड्यूटी के अंदर, स्वीपिंग चेंजेस मैं आपको बताऊं, यानी कि खुली छूट है, जो मर्जी लेके आओ। दूसरा, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो मोस्टली चाइना बनाता है, क्योंकि यूरोप में बड़े जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है बहुत एक्सपेंसिव है। टोटल यानी कि 5%, 2.5%, 0% पे उनके रेट हो गए कस्टम्स ड्यूटी, यानी कि ओपनली जो इंडिया में बना रहे ना बनाए, वहां से आप मंगा लीजिए सारा का सारा। दूसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र, यहां कहा गया पिछले बजट तक कि भारत में सोलर सेल्स की फैक्ट्री लगाई जाएगी। इस बार कहा गया सोलर पैनल्स के ऊपर ड्यूटी 0% है सर, 0%। हमें बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चीन से मंगाओ आप, बात खत्म हो गई। चौथा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सर पिछली बार $15.5 बिलियन का हमारा मोबाइल का एक्सपोर्ट होता है, असेंबल्ड, मैन्युफैक्चर्ड नहीं, असेंबल्ड। उसके कलपुर्जे कहां से आते हैं? सारे के सारे चाइना से, थोड़े बहुत कुछ और देशों से, वियतनाम या कोरिया से। सर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ड्रास्टिक स्लैश होता है सर। 15%, 20% से ड्यूटीज घटा के, जहां पर पहले इतनी एग्जॉर्बिटेंट ड्यूटीज थी, घटाकर 5%, 2.5%, 0% हो जाती है। किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? चाइना को। इसका मतलब है कि चाइना को बैठे बैठाए प्लेटर के ऊपर एक ऑफर मिला है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मोदी हैज मेड ए बजट फॉर शी जिनपिंग, यानी कि मोदी जी कुर्बान हो गए शी जिनपिंग में कि भाई साहब आपके लिए बजट है। ये 4 एरियाज हैं आपके, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सारे के सारे, इंक्लूडिंग द पीसीबीज, सर्किट बोर्ड्स और सेमीकंडक्टर्स। तो इंडिया में क्यों बना रहे हो भैया, अगर वहां 0% ड्यूटी करनी है तो? और उसके बाद सोलर पैनल्स, यानी कि वो सारा स्वदेशीकरण, वो सब कहां चला गया सर? आपको याद होगा एक नई तकनीक अपनाई जा रही है इस टाइम, इसके पीछे छुपे हुए संकेत को समझो, लेकिन ये इंडिया में कामयाब नहीं होगी। यूरोप को तेल चाहिए था, रशिया पे सैंक्शंस लगा दिया गया, इंडिया ने तेल खरीदा, इंडिया में रिफाइन किया और यूरोप को सप्लाई किया। कई बार गवर्नमेंट ने उसमें विंडफॉल टैक्स भी लगाए। कौन कर रहा था? रिलायंस। चीन के ऊपर अमेरिका के प्रतिबंध आ रहे हैं, कई किस्म के क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। चीन क्या चाहता है कि मेरा माल कहीं पर यूज हो, क्योंकि अगर वो रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो इंडिया बचेगा। तो इंडिया को एक डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है कि इंडिया को रूट बना के यूरोप को और अमेरिका को सप्लाई किया जाए। इसलिए चारों चीजें
180 डिग्री का टर्न लेके खत्म कर दी गई। ये एक मेन मुद्दा। तीसरा मुद्दा, सरकार ने अपना इंटेंट पूरी तरह इस बजट में शो कर दिया कि मुझे जनगणना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जनगणना नहीं करूंगा, मुझे डेटा नहीं चाहिए। जनगणना का नाम भी नहीं है यहां पर। इसका मतलब है कि वो जो महिला आरक्षण आने वाला था 2029 में, वो भी गया, और जो डिलिमिटेशन होने वाला था वो भी गया। सरकार को कोई जनगणना में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो एलोकेशंस हैं वो इतने पुअर हैं कि जिसके क्या कहते हैं कि एक सिंपल से बताता हूं कि एक पोषक तत्व सब्सिडी होती है जो 3 साल पहले 86,000 करोड़ की थी, घटते घटते आज 45,000 करोड़ की हो गई है। 41,000 करोड़ पिछले 2 साल में सरकार ने कट कर दिए। ये किसान जिसकी आपने बात की, 1,51,000 करोड़ का बजट, पिछले साल के मुकाबले 7,000 करोड़ ज्यादा। क्योंकि आजकल वित्त मंत्रालय क्या करता है और वित्त मंत्री क्या करती है, जब वो एलोकेशन देते हैं तो वो ये आपको नहीं बताएंगे कि पिछले साल के मुकाबले कितना इंक्रीज है, वो देना बंद कर दिया। इधर से आपको 7,000 करोड़ देते हैं और उधर से फर्टिलाइजर की सब्सिडी 25,000 करोड़ कट कर देते हैं। 1.89 लाख करोड़ से 1.64 लाख करोड़ हो जाती है। तो आपको हर जगह स्लैशेस आपको मिलेंगे। एक चीज और है जो मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही है, मुझे लगता है कि मुझे उसकी चर्चा करनी चाहिए। मैंने कई चैनल पे चर्चा की है, अपने चैनल पे भी की है। मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशंस हैं। एक एलोकेशन मुझे बहुत परेशान कर रहा है, यहाँ पे बहुत विद्वान बैठे हैं, हालांकि मुझे थोड़ा सा मेरी मीटिंग भी, अपॉइंटमेंट भी है, कहीं जाना है मुझे। वित्त मंत्रालय का एलोकेशन देखेंगे तो चौंक जाते हैं। अब ये वित्त मंत्रालय वही है जिसका मैं भी एक हिस्सा रहा हूं कभी। वित्त मंत्रालय का 2 साल पहले एलोकेशन था 11,500 करोड़। 11,500 करोड़, नोट करके रखिएगा। उसके बाद बजट एस्टिमेट आता है पिछले साल का और ये कहता है कि 13,500 करोड़, 2,000 करोड़ बढ़ता है। मुझे कोई हैरानी नहीं होती। हैरानी तब होती है कि जब रिवाइज एस्टिमेट आता है पिछले साल का तो ये 13,500 करोड़ का 24,000 करोड़ हो जाता है। ये 11,000 करोड़ एक्स्ट्रा किस लिए दे दिए गए फाइनेंस मिनिस्ट्री को? यानी कि 11,500 करोड़ से 24,000 करोड़ एक साल में इंक्रीज होता है। ये मैं डेटा, सरकारी डेटा है बजट पेपर के, और इस साल का अमाउंट आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो मुझे हेडेक दे रही है। इस साल का जो एलोकेशन है 2024-25 का 86,000 करोड़, 86,000 करोड़, 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 86,000, एक साल में 62,000 करोड़ वित्त मंत्रालय को एक्स्ट्रा दिया गया। मुझे नहीं समझ में आया कि क्या है। और इसमें सुनने में आया कि काफी पैसा कैपिटल कॉस्ट का है। ये कैपिटल कॉस्ट क्या है? आप क्या खरीदना चाहते हैं, कहां से खरीदना चाहते हैं, कौन से यंत्र खरीदना चाहते हैं, क्या कोई मॉनिटरिंग करना चाहते हैं पूरे देश की? इस प्रश्न के ऊपर गौर करने की जरूरत है कि अल्टीमेटली एक साल में एक मिनिस्ट्री का एलोकेशन 62,000 करोड़ कैसे बढ़ता है और पिछले साल 11,500 करोड़ से एकदम से 24,000 करोड़ कैसे होता है? तो कहीं ना कहीं इसका उत्तर मिलना चाहिए। हो सकता है प्रोफेसर अरुण कुमार के पास इसका उत्तर हो कि कोई चीज रीचिक की है, ये कुछ एक्सपेंसेस वहां से उठा के यहां डाले गए हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस बजट के अंदर आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा जो थोड़ा बहुत दिया था वो उल्टे हाथ से सारा वापस ले लिया है। गरीब के लिए पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। किसान के लिए जो था वो और छीन लिया गया है। मजदूर के लिए ना पहले कुछ था ना अब है। सवाल ये पैदा होता है कि अल्टीमेटली होगा क्या? क्या इस बजट में किसी को फायदा हुआ है? हाँ, इंडस्ट्री को फायदा हुआ है। जिनको 0% ड्यूटी हो गई, कस्टम्स ड्यूटी, वो फलेंगे फूलेंगे। अब सोलर सेल जो फ्री हुए हैं, सोलर का प्रोपराइटर, मेन प्रोपराइटर कौन है इंडिया में? कौन सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है? वो अडानी है, तो उनको फायदा जाएगा। इसके अलावा जो बाकी जो इंडस्ट्री सारी इसमें आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या मेडिकल इक्विपमेंट में या रेयर अर्थ में किसका इंटरेस्ट आ रहा है? मिनरल्स एंड माइंस में, ये आप समझते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो किसको फायदा होने जा रहा है? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, एक और है कि यूजीसी का जो अमाउंट था वो 70% इस साल कट कर दिया गया है। 70% कट कर दिया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का अमाउंट। ये भी क्यों किया गया नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सरकार चीन के प्रति ज्यादा वफादार है और अपने लोगों के प्रति कुछ भी नहीं है। यहाँ पर
मुझे इस बजट के अंदर कुछ ऐसा नजर नहीं आता है जिसे कहा जाए, लेकिन इन्होंने अपने एलाइज को भी धोखा दिया है। जो अमरावती और पोलावरम प्रोजेक्ट जिसकी बात की जा रही थी कि 15,000 और 12,100 करोड़ मिलेगा, सर वो भी नहीं दिया गया है। मैं आपको बताऊं, ये कहा गया उसके अंदर, एक बात कही गई उसके अंदर कि वी विल ट्राई टू अरेंज द फाइनेंस थ्रू द मल्टीलेटरल फाइनेंशियल एजेंसीज फॉर दीज प्रोजेक्ट्स, यानी कि बजट में एलोकेशन नहीं है सर उसका। दिस इज द प्रॉब्लम सर, दिस इज द प्रॉब्लम। मुझे इस बजट में कुछ ऐसा नजर नहीं आया जो आम आदमी को मिल जाए, आम आदमी से छीन लिया गया है, यही मुझे कहना है। आनंद जी।